पढ़ते हैं मनसाराम के आगे उसने क्या किया। ये प्रेमचंद का उपन्यास है। जैसे कि जानते हैं, प्रेमचंद बहुत बारीकी से हर एक चीज़ को देखते थे। उनके उपन्यासों की ये एक तरह का गुण है कि वो छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान रखते थे। जैसे इसमें कहा गया, मनसाराम ने निर्भीकता से कहा, मैं शाम को 1 घंटा खेलने के लिए जाने के सिवा दिन भर कहीं नहीं जाता। आप अम्मा या बुआ जी से पूछ लें, मुझे खुद इस तरह घूमना पसंद नहीं। खेलने के लिए हेडमास्टर साहब से आग्रह करके बुलाते हैं तो मजबूरन जाना पड़ता है। अगर आपको मेरा खेलना पसंद नहीं है तो कल से न जाऊंगा। मुंशी जी ने देखा कि बातें दूसरी ही रुख पर जा रही हैं तो तीव्र स्वर में बोले, मुझे इस बात का इत्मीनान क्यों कहो कि खेलने के सिवा कहीं नहीं घूमने जाते? मैं बराबर शिकायतें सुनता हूँ। मनसाराम ने उत्तेजित होकर कहा, किन महाशय ने आपसे यह शिकायत की है? जरा मैं भी तो सुनूं। वकील, कोई हो, इनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं झूठा आक्षेप नहीं करता। मनसाराम, अगर मेरे सामने कोई आकर कह दे मैं इन्हें कहीं घूमने देखा है तो मुँह न दिखाऊं। वकील, किसी को ऐसी क्या गरज पड़ी कि तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी शिकायत करे और तुमसे बैर मोल ले? तुम अपने 2-4 साथियों को लेकर उनके घर की खपरेल फोड़ते फिरो। मुझे इस किस्म की शिकायत एक आदमी से नहीं, कई आदमियों ने की है और कोई वजह नहीं। मैं अपने दोस्तों की बात पर विश्वास न करूं। मैं चाहता हूं तुम स्कूल ही में रहा करो। मनसाराम ने मुँह गिराकर कहा, मुझे वहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं, जब से कहिए चला जाऊं। वकील, तुमने मुझे क्यों लटका दिया? तुमने मुँह क्यों लटका लिया? क्या वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? ऐसा मालूम होता है मानो वहाँ जाने के भय से तुम्हारी नानी मरी जा रही। आखिर बात क्या है? वहाँ तुम्हें क्या तकलीफ होगी? मनसाराम ने छात्रावास में रहने के लिए उत्सुक नहीं था, लेकिन जब मुंशी जी ने यही बात कही तो इसका कारण पूछा तो वह अपनी झेप मिटाने के लिए प्रसन्नचित होकर बोले, मुँह क्यों लटकाऊँ? मेरे लिए जैसे बोर्डिंग हाउस, तकलीफ भी कोई नहीं, और हो भी तो उसे सह सकता हूँ। मैं कल से चला जाऊँगा। हाँ, अगर जगह न खाली हुई तो मजबूरी है। मुंशी जी ने वकील थे, समझ गए कि यह लौंडा कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिससे मुझे वहाँ जाना ही न पड़े और कोई इल्ज़ाम भी न सिर पर आए। बोले, सब लड़कों के लिए जगह है, तुम्हारे लिए जगह ना होगी? मनसाराम, कितने ही लड़कों को जगह नहीं मिली और वे बाहर किराए के मकानों में पड़े हुए हैं। अभी बोर्डिंग हाउस में एक लड़के को नाम कट गया है तो 50 अर्जियाँ उस जगह के लिए आई हैं। वकील साहब ने कहा, ज़्यादा तर्क वितर्क करना उचित न समझा। मनसाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ ही दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने जाया करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बताया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं। उनके जाने के बाद मनसाराम अगर रुक्मिणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मिणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मनसाराम, मैं क्या जानूं? कहने लगे, तुम यहाँ आवारों की तरह इधर घूमा करते हो। रुक्मिणी, तूने कहा नहीं मैं कहीं नहीं जाता। मनसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माने भी। रुक्मिणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी क्या? मनसाराम, नहीं बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं। वह बेचारी मुख से कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज़ मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठाकर दे देती। रुक्मिणी, तू यह त्रिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मिणी झल्लाई हुई निर्मला के पास जा पहुँची। उसे आड़े हाथों लेने का और कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर यह हाथ से कहीं नहीं जाने देती। निर्मला उसका आदर करती थी, उससे दबती थी, उनकी बातों का जवाब न देती थी। यह चाहती थी कि वह सिखावन की बातें कहें, जहाँ मैं भूलूँ वहाँ सुधारें, सब बातों की देख रेख करती, पर रुक्मिणी उनसे तनी ही रहती। निर्मला चारपाई से उठकर बोली, आइए दीदी बैठिए। रुक्मिणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकालकर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या हुआ दीदी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी, मनसाराम को घर से निकाल देती हो, जिस पर कहती हो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुम में इतना भी नहीं देखा जाता? निर्मला दीदी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूटी जाए अगर उसके विषय में मुझ तक खोला हो।
रुक्मिणी क्यों व्यर्थ करने कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़के से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मनसाराम ननिहाल चला गया था तो इतने घबराए कि खुद जाकर से लेवा लाए। अब इसी मनसाराम को घर से निकाल कर स्कूल में रख देते हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ ना तो तुम जानोगी वह कभी बाहर नहीं रहा है। उसे न खाने की सुध रहती न पहनने की। यहाँ बैठता वहीं सो जाता है। कहने को तो जवान है पर स्वभाव बालकों सा। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। वहाँ किसे फिक्र है कि इसे खोए खाया या नहीं, कहाँ कपड़े उतारे, कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चिता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मिणी वहाँ से चली गई। वकील साहब सैर करके आए लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मनसाराम से यह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसके चले जाने पर फिर उसने पढ़ने का हर्ज ना होगा। दूसरा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब को अब तक यह बात मालूम ना थी। निर्मला ने सोचा जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बातें करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसने अपने भाइयों से हो ही गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप लौट गया। त्योरियां बदलकर बोले, वे कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने यह रूप केवल एक बार देखा था जब उसने सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमती बोली, उसके पढ़ने में तो इससे कोई हर्ज नहीं होता। मैं उसी वक्त उससे पढ़ती हूँ जब मुझे फुर्सत रहती। पूछ लेती हूँ तुम्हारा हर्ज होता हो तो जाओ। बहुधा वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ न थी मगर वकील साहब तो हताश से होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई। उसने अपने ऊपर क्रोध आया। मैंने पहले क्यों नहीं इस लौंडे को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल तो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती हैं, इसका रहस्य अब समझ में आया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था, बनाव चुनाव भी न करती थी। पर अब देखता हूँ काया सी पलट गई है। जी मैं तो आता इसी वक्त चलकर मनसाराम को निकाल दे, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया इस अवसर क्रोध भी की जरूरत नहीं। कहीं इनसे भाप लिया तो गजब हो जाएगा। हाँ, इनके मनोबल को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें 2-4 दिन पहले से उसका हर्ज नहीं होगा, लेकिन आवारा लड़का अपना काम न करने को उसे एक बहाना मिल जाएगा। कल अगर फेल हो गया तो वह कह देगा मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई काम मिस नौकर रख दूँगा। कुछ ज़्यादा खर्च ना होगा। तुमने मुझसे पहले कहा नहीं, यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा। 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तुम्हें कुछ भी ना आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात नहीं, वह मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और जैसी भी कुछ ऐसी है, पढ़ने में मन नहीं लगता। आप एक दिन जरा उसका समझाया देखिए। मैं तो समझती हूँ कि कल मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएंगी। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता का सफलता पर मूछों पर ताव देते हुए बोले दिन में एक ही बार पढ़ाता था या कई बार? निर्मला ने अब भी इन प्रश्नों का आशय न समझी। बोली, पहले तो शाम को पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखवा देते हैं। वह तो कहते हैं मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिल रहा है। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनको पढ़ाने में जी नहीं लगता? मैं इसीलिए और कहती हूँ दीदी समझेंगी, इसी ने आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई है, धमका के गई हैं। मुंशी राम ने दिल में कहा, खूब समझता हूँ, कल की छोकरी को होकर मुझे चराने लगी है। दीदी का सहारा लेकर अब मतलब पूरा कहना चाहती है। बोली, मैं नहीं समझता बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लौंडे की नानी मरती है। और लड़के खुश होते हैं कि अपने दोस्तों में रहेंगे या उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक तो दिल लगा कर पढ़ता था। यही उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों से यह सैर सपाटे का चस्का लगा। अगर अभी से रोकथाम न की तो पीछे करते धरते न बन पाएगा। तुम्हारे लिए एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुक्किल बैठे हुए थे। इनमें से एक राजा साहब भी थे जिसमें मुंशी जी को कई 1000 सालाना मेहनताना मिलना था, मगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़कर 10 मिनट में आने का कहकर बग्गी बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचे। अब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। ये उपन्यास
एक सौतेली माँ की, उसे किस किस तरह से आंका जाता है ये हम लोग देखते हैं। लोग समाज में उसे किस तरह से देखते हैं और परिवारजन उस पर किस तरह के आक्षेप लगाने में नहीं चूकते हैं, ये हमारे विचारों में बहुत ही निम्न प्रवृत्ति है, जिसे हम क्या कहें, एक पढ़े लिखे हो करके भी ऐसे विचार रखना। अब आगे का फिर पढ़ते हैं।